नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बीते दिन लोजपा में बहुत कुछ हुआ। पार्टी दो गुटों में बंट गई। ऐसे में चिराग पासवान के द्वारा लगातार कई बातें कही गई और उन्होंने इमोशनल होकर भी कई बातों को रखा। अब चिराग पासवान के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें वो नीतीश कुमार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ चाचा पशुपति पारस को भी उन्होंने आईना दिखाया है और यहाँ तक कि अपने भाई प्रिंस राज को भी कई बातें कही है। तो अब हम आपको वो लेटर पढ़कर सुनाते हैं जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर तमाम आरोप भी लगाए हैं। नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी जानकारियां साझा की है कि किस प्रकार से लोजपा को तोड़ने में उनका हाथ है। लिखते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं। यकीनन पिछला एक साल सभी के लिए काफी कठिन रहा। महामारी की पहली व दूसरी लहर से हम सभी को कुछ न कुछ खोया है। पिछले साल 8 अक्टूबर 2020 को लोक जनशक्ति पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति का दिन था जब हम सब ने हमारे नेता, हमारे आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को खोया था। वह एक ऐसा कठिन दौर था जब चुनाव सर पर थे, पर अब आप सबके आशीर्वाद से हम सब ने मजबूती से चुनाव लड़ा और 25 लाख वोट पाकर पार्टी ने एक नई ऊंचाई हासिल की। 6% का मत हम लोगों ने तब हासिल किया जब हम लोग 135 सीटों पर चुनाव लड़े। यदि बची हुई 100 से अधिक सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ती तो यह मत 10% से ज्यादा का होता। चुनाव अकेले लड़ने का फैसला सिर्फ सार्वजनिक बल्कि सैद्धांतिक तौर पर भी जरूरी था। जब एक तरफ गठबंधन में मात्र 15 सीटें पार्टी को लड़ने के लिए दी जा रही थी तो वहीं कहीं से भी तार्किक नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ समझौता हमें एक ऐसे राजनीतिक दल से करना था जिनकी नीतियों का विरोध सदैव हमारे आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी ने किया था। जेडीयू ने हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का काम किया। 2005 फरवरी के चुनाव में हमारे 29 विधायकों को तोड़ा गया और साथ ही साथ हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष को भी तोड़ने का काम किया गया। 2005 नवंबर में हुए चुनाव में सभी हमारे जीते हुए एक विधायक को भी तोड़ने का काम इनके द्वारा किया गया और आज लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद को भी तोड़ जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बांटो और शासन करो की रणनीति को दोहरा दिया है। हमारे नेता रामविलास पासवान जी के जीवन काल के कई बार श्री नीतीश कुमार द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या का प्रयास किया गया। दलित व महादलित बंटवारा करवाना उसी का एक उदाहरण है। हमारे नेता आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी ने और मैंने दलित और महादलित समुदाय में कभी कोई अंतर नहीं समझा और इसे एकजुट कर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए संघर्ष किया। पर श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे और मेरे पिता को अपमानित करने का और राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा। इतना कुछ होने पे भी हमारे नेता रामविलास पासवान जी झुके नहीं। पापा ने कभी श्री नीतीश कुमार जी के साथ कोई समझौता नहीं किया। 2014 में हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ तब था जब श्री नीतीश कुमार जी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के मुद्दे पर एनडीए से अलग हुए थे। 2017 में नीतीश कुमार वापस रातों रात एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने तो इससे पापा काफी विचलित थे। वो नीतीश कुमार जी के साथ काम करने में सहज नहीं थे, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास में रखते हुए और गठबंधन की मर्यादा को निभाते हुए 2019 लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के साथ लड़ने का फैसला लिया। लोकसभा के चुनाव में हमारे 6 सांसदों को हराने में जेडीयू के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता की तबीयत खराब होने पर जहां एक तरफ देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पक्ष विपक्ष तमाम नेता फोन पर हालचाल पूछ रहे थे, वहीं नीतीश कुमार जी का यह कहना कि उन्हें तबीयत खराब है मालूम ही नहीं, यह उनके अहंकार को दर्शाता है। विधानसभा चुनाव से पूर्व मीडिया को संबोधित करते हुए आईसीयू में भर्ती मेरे पिताजी के लिए यह कहना कि जाकर उनसे पूछिए कि क्या वो अपने 2 विधायकों के समर्थन में राज्यसभा सांसद बने हैं, दुखद था। हमारे नेता को अपमानित करने की पराकाष्ठा तब हुई जब राज्यसभा नामांकन के दौरान श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को मजबूर किया, उनके पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाए। तब की सीटें के बंटवारों के लिए पहले ही गठबंधन में तय हो गया था कि इसकी घोषणा तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी द्वारा सार्वजनिक तौर पर की गई थी। मुझे ताज्जुब होता है कि पार्टी से निष्कासित सांसद कैसे एक व्यक्ति के साथ खड़े हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा हमारे नेता रामविलास पासवान जी को नहीं बल्कि बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है। नीतीश कुमार जी से यह बर्दाश्त नहीं है और नहीं कर सकते कि दलित राजनीति में आगे बढ़े, फिर चाहे वो रामविलास पासवान जी हो या चिराग पासवान। मेरे पार्टी व मेरे परिवार को तोड़ मुझे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, एक शेर का बेटा जो कभी किसी परिस्थिति में न तो डरता है और न ही घबराता है। परिवार के टूटने का दुख मुझे जरूर है। पापा ने पूरा जीवन पार्टी के साथ साथ अपने भाइयों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनके गए 9 महीने भी नहीं हुए और
अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्होंने परिवार का साथ छोड़ दिया और आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा को चकनाचूर कर ऐसे व्यक्ति के शरण में गए जिनके खिलाफ हमारे नेता सदैव अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। छोटे चाचा आदरणीय रामचरण पासवान जी का निधन पहले ही हो गया था और अब मेरे पिताजी के गुजरने के बाद चाचा जी ही परिवार के मुखिया थे। ऐसे समय में जब उनके परिवार संभालने की जिम्मेदारी थी और मेरा मार्गदर्शन करने का कर्तव्य था, उस वक्त उन्होंने हम सबको अकेला छोड़ दिया। अपने पिता के निधन के उपरांत मैंने कभी अपने आप को अनाथ नहीं समझा, क्योंकि मैं चाचा जी में पापा की छवि देखता था। पर अफसोस, जहां मैंने अपने पिता तुल्य मानता था, जिन्हें उन्होंने सिर्फ मुझे अपना प्रतिस्पर्धी समझा। पापा के जाने के बाद से चाचा जी मुझसे बात करना बंद कर दिया। अगर वो मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी उनका नाम मंत्री पद के लिए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी के समक्ष विचार में रखता। अगर वो मुझसे कहते कि मैं स्वयं लोग अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष रखता। और ऐसे समय में उन्होंने मुझे धोखा दिया जब मैं टाइफाइड के कारण लगभग 1.5 महीने में बिस्तर पर था। रात के अंधेरे में उन्होंने मेरे भाई और पार्टी के बाकी सांसदों के साथ मिलकर मेरी पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि पापा की बनाई पार्टी को खंडित करने के पहले एक बार मुझसे बात भी कर लेते। मैंने तो अंत तक पार्टी और परिवार को बचाने का प्रयास किया, घर भी गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। जिनकी गोद में मैं बचपन में खेला और बड़ा हुआ, आज वह इस तरह मुझसे मुंह मोड़ ले गए। यकीन नहीं था। यह सवाल मेरे मन में कांता है और मेरी जगह उनका अपना सगा बेटा होता तो क्या तब भी वह यही व्यवहार करते? पापा ने भी कभी अपने परायोग में कोई फर्क नहीं समझा, पर आज उनके जाने के बाद पापा के अपने द्वारा दिए गए जख्मों से दुखी हूं। मीडिया के माध्यम से यह सुनने में आया कि चाचा जी मुझसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने उन्हें बिहार अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया, जबकि किसी प्रदेश के अध्यक्ष को बनाने या हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। इनको बिहार प्रदेश के अध्यक्ष से हटाने का फैसला तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी द्वारा लिया गया था। पापा ने मुझे और प्रिंस में कमी कोई फर्क नहीं समझा। पापा चाहते थे उनके रहते रहते चाचा जी के मार्गदर्शन में प्रिंस अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले, इसलिए उन्होंने चाचा जी की जगह प्रिंस को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया। साथियों, आने वाले समय में हम सबको एक लंबी और राजनीतिक और सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के अस्तित्व की नहीं, बल्कि श्री रामविलास पासवान जी की विचारधारा को बचाने की है। मैं मजबूती से हर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। अगले पत्र में पार्टी के संविधान और सिद्धांतों की जानकारी आप सबके सामने साझा करूंगा। तो यह सब कुछ चिराग पासवान के द्वारा कहा गया है। उन्होंने सारी बातें कह दी कि किस तरीके से रितेश कुमार पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते रहे। उसके बाद पशुपति पारस जी के बारे में उन्होंने सारी बातें कही, प्रिंस के बारे में भी सारी बातें कही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ PR के साथ बन रहे हैं। धन्यवाद।